भारत में जहां क्रिकेट को एक रिलीजन माना जाता है और हमारे क्रिकेटर्स को भगवान, तो क्रिकेट आने पर इस पर भी बैटिंग होने लगी। जैसे जैसे भारत में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और कुछ ही सालों में अरबों रुपए का क्रिकेट बैटिंग अंपायर खड़ा होता है और इसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन तक शामिल है। लेकिन ये गेम और बढ़ गया जब 2008 में शुरुआत हुई आईपीएल की। आईपीएल के आने के बाद भारत में क्रिकेट देखने वालों की संख्या और भी तेजी से बढ़ने लगी। करोड़ों रुपए हर दिन हर घंटे में मैच पर लगने लगे और इसी के बाद से इन ऐप्स को लॉन्च किया जाता है। ड्रीम 11, MPL, माई सर्कल 11 जैसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फ्रॉड और परिवार को खत्म करने वाला बताकर इसे बैन ही रखा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये वाकई सच है तो बाहर के देशों में इसे लीगल क्यों कर रखा है। भारी किनारा, ये बढ़िया कैच है, कैरी हुआ है, कुमार संगम यू मिस। में क्रिकेट पर सट्टे को लेकर पुलिस ने वडोदरा और आणंद में छापेमारी। आईपीएल मैचों में हो रही सट्टेबाजी के सिलसिले में ईडी ने कल कई जगहों पर छापेमारी की थी। The sports minister has announced a CBI inquiry into the match-fixing controversy. Did the bookies have power over the players? The one-day international cricket matches were fixed. भारत में बैटिंग आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर रामायण और महाभारत तक ऐसे कई सारे इंडियन लिटरेचर में हमें बैटिंग का जिक्र मिल जाएगा। इसके अलावा पंचतंत्र से लेकर एंशिएंट मिडिएवल इंडियन लिटरेचर में भी इस तरह का जिक्र मिलेगा। और खास बात यह है कि इन सभी जगहों पर बैटिंग को नेगेटिव तरह से देखा गया है, तो शायद इसीलिए बैटिंग को भारत में आज तक टाबू माना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी इकोनॉमी वाले डेवलप देशों में स्पोर्ट्स बैटिंग पूरी तरह से लीगल है। हालांकि कुछ समय पहले तक इन देशों ने भी बैटिंग को बैन किया हुआ था, पर इसके बेनिफिट को देखते हुए इन देशों ने इस पर काफी बदलाव करके इसे लीगल कर दिया। पर जब बाकी देशों में बैटिंग लीगल है तो भारत में इसे लीगल क्यों कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। आज इस वीडियो में भारत में होने वाले स्पोर्ट्स सट्टा बाजार को समझेंगे और जानेंगे कि इसे भारत में कुछ चुनिंदा ऐप्स ही क्यों कर पा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलते हैं वक्त में पीछे। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ही क्रिकेट को भारत लाए थे। उससे पहले बैटिंग ताश और पासा जैसे खेलों से हुआ करती थी, तो क्रिकेट आने पर इस पर भी बैटिंग होने लगी। जैसे जैसे भारत में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उसी तरह बैटिंग करने वालों की संख्या भी बढ़ती रही। जब बैटिंग हद से ज्यादा होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने इसे संभालने के लिए गैम्बलिंग एक्ट 1867 बनाया। और आपको शायद ये बात पता हो कि आज तक ये एक्ट लागू होता है। जब भी बैटिंग हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसी को लागू किया जाता है इसे कंट्रोल करने के लिए। हमारे देश में आजादी के बाद से भारत के काफी स्टेट से बैटिंग को लीगल करने की मांग की जा रही थी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फ्रॉड और परिवार को खत्म करने वाला बताकर इसे बैन ही रखा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये वाकई सच है तो बाहर के देशों में इसे लीगल क्यों कर रखा है। तो इसका जवाब हमारे भारत की इकोनॉमी में ही छुपा हुआ है। जैसे आजादी के बाद हमारे देश का लिटरेसी रेट 12% था और इस रेट के ऊपर बैटिंग को लीगल करना हमारे सोशल स्ट्रक्चर को खत्म करने जैसा था, क्योंकि जिस समाज में ज्यादातर लोगों को पढ़ना तक नहीं आता तो वजह पढ़ाई लिखाई करने की जगह पर बैटिंग के सहारे ही अपना जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होता है तो हमारे देश के माइंडफुल डेवलपमेंट होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पुराने समय को देखें तो जल्दी पैसा या प्रॉफिट बनाने को गलती कहा जाता है, तो ये आज से नहीं कई हजार सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसका रीजन एक ये भी है कि बैटिंग की लत लगना एक आम बात है, इसलिए हमारी सरकार ने इसे बैन ही रखना सही समझा। ग्रेट 90s में जब सचिन का दौर शुरू हुआ था तो देश के घर घर तक टीवी पहुंचा था और तभी क्रिकेट बहुत तेजी से मशहूर हो रहा था, जिस वजह से दोबारा से बैटिंग होना शुरू हो जाती है और कुछ ही सालों में अरबों रुपए का क्रिकेट बैटिंग अंपायर खड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकार ने ऐसा होने क्यों दिया। इसका सही कारण है कि हमारे देश के नेता और अंडरग्राउंड माफिया जो काफी हद तक इस अंपायर को कंट्रोल करते हैं और इसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन तक शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया कहते हैं कि 90s में अंडरवर्ल्ड पूरी टीम तक को होस्ट करता था, उन सभी प्लेयर्स को महंगी घड़ी और महंगे तोहफे देता था और होने वाले मैच तक को फिक्स करके रखता था। और ये भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही नहीं होता था बल्कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये सभी प्लेयर्स इन सब में इन्वॉल्व होते थे। पर जैसे जैसे क्रिकेट फेमस होता गया इन माफिया के बीच में भी क्रिकेट बैटिंग को कंट्रोल करने का कंपटीशन बढ़ता रहा। जनवरी 2003 में ईडी हॉकिंस ने लिखा था शरद शेट्टी, जो कि दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड थे, उनको 20 गोली मार के उनके ही दुबई के घर में हत्या कर दी गई थी और इसका प्लान बनाया था छोटा राजन ने।
जो कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा दुश्मन था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों लोग क्रिकेट बैटिंग को कंट्रोल करना चाहते थे। उस समय पर इन माफिया का क्रिकेट पर कंट्रोल इतना हो चुका था कि वो क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ इन क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम तक भी पहुंच गए थे। और इसी वजह से सबसे ज्यादा 90s में ही आपको बैटिंग स्कैंडल्स देखने को मिलेंगे। विदेशी खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे भारत के कैप्टन एमडी अजरुद्दीन और विनोद कांबली जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आया था। लेकिन ये गेम और बढ़ गया जब 2008 में शुरुआत हुई आईपीएल की। आईपीएल के आने के बाद भारत में क्रिकेट देखने वालों की संख्या और भी तेजी से बढ़ने लगी, जिस वजह से अब भारत के गली गली में बैटिंग होने लगी। करोड़ों रुपए हर दिन हर घंटे में मैच पर लगने लगे। फिक्की की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2012 में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बैटिंग भारत में देखने को मिली है। और 2013 में स्पोर्ट फिक्सिंग के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बैटिंग स्कैंडल्स भी सामने आने लगी, जैसे श्रीशांत और अजीत चंडेला जैसे प्लेयर्स इस बैटिंग में पकड़े गए और शिल्पा शेट्टी को अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स से भी हाथ धोना पड़ा। ये सब देखकर भारत सरकार अच्छे से इस बात को समझ चुकी थी कि भारत के अंदर बैटिंग को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है। अगर हम भारत में होने वाली बैटिंग को बाहर के देशों की होने वाली बैटिंग से मिलाएं तो हमें ये पता चलेगा कि जहां बाहर इस चीज को करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किए गए हैं, वहीं भारत में बड़ी जगहों से लेकर गली तक हर जगहों पर ये बैटिंग ऐसे ही हो रही है। और इसी के बाद से इन ऐप्स को लॉन्च किया जाता है। ड्रीम 11, MPL, माई सर्कल 11 जैसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। इन एप्लीकेशंस का मानना है कि हमारे यहाँ बैटिंग नहीं होती, ये असल में एक फैंटेसी गेमिंग है, क्योंकि यहाँ आपको जीतने के लिए लक की नहीं बल्कि स्किल्स की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी एप्लीकेशंस की एंट्री बैरियर, यानी आपको बैटिंग करने के लिए किसी भी बड़े अमाउंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। अब जहां भारत में गली नुक्कड़ पर जो बैटिंग हुआ करती थी, अब वो सभी इन एप्लीकेशंस पर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब भारत में बैटिंग इलीगल है तो ये एप्लीकेशंस क्यों खुले में चल रही हैं? क्योंकि गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन बैटिंग करना इलीगल है। साथ ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर उन्हीं गेम्स को इलीगल माना है जो कि चांस ऑफ लक है, यानी जहां लक की जरूरत होती है। पर ये सभी एप्लीकेशंस ये क्लेम करती हैं कि बिना स्किल के आप बैटिंग नहीं कर सकते। और सबसे खास बात यह है कि सरकार इन सभी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को इसलिए भी बैन नहीं कर रही क्योंकि ये एप्लीकेशंस हर साल करोड़ों रुपए टैक्स पे करती हैं। लेकिन अगर भारत सरकार ने बैटिंग को अलाउ कर ही दिया है तो बाकी देशों की तरह इसे लीगल क्यों नहीं करती? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन देशों ने बैटिंग पर बैन कर रखा है वहां बैटिंग कतई नहीं होती, ये कहना बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के लिए ब्राजील, जहां 1946 में बैटिंग पर बैन कर दिया गया था, पर लगभग हर साल 1 बिलियन से भी ज्यादा बैटिंग विदेशी वेबसाइट्स पर की जाती है। साथ ही और भी अलग रीजंस है, जैसे बाहर के देशों में भारत के मुकाबले लिटरेसी रेट बहुत हाई है, जिसकी वजह से लोग जानते हैं, असल में उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें करना क्या है और बैटिंग को सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए ही करते हैं, बजाय ये सोचने के कि इससे बहुत जल्दी वो बहुत अमीर हो जाएंगे। साथ ही लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से ज़्यादातर इन देशों के नागरिक इन्फॉर्म फैसले लेते हैं और आप ये नोटिस करोगे कि ज़्यादातर वोट भी उन्हें ही देते हैं जो काबिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में आज से नहीं बल्कि पुराने समय से बैटिंग को बहुत गंदा काम माना जाता है और इसी वजह से बैटिंग में अमीर बनने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन कंगाल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बैटिंग अगर लीगल होती है तो हो सकता है कि भारत की करंट गवर्नमेंट लोगों का विश्वास खो दे, और ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहती। साथ ही उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि अगर बैटिंग लीगल होती है तो लिटरेसी रेट कम होने की वजह से लोगों के दिमाग में कम टाइम पर पैसा कमाने का रास्ता नजर आ जाएगा और सभी लोग अपना सब कुछ इस पर लगा देंगे। फिर जब इलेक्शन की बारी आएगी तो लोग उस पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे जिसने इसको लीगल करके उनके घर तबाह किए हैं, हालांकि गलती उनकी ही थी। साथ ही आप नोटिस करोगे तो भारत के लोग काफी इमोशनल किस्म के भी हैं। जब भी हमें पता चलता है कि गेम पूरी तरह से फिक्स हो रखा है तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि स्पोर्ट्स गेम थ्रिल पर ही चलते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता लास्ट बॉल पर कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से लोग इंटरेस्ट खो देंगे और क्रिकेट देखना कोई पसंद नहीं करेगा। और यही चीज सरकार भी अच्छे से जानती है, क्योंकि समझिए अगर क्रिकेट बंद हो जाएगा वो सारे क्रिकेटर्स और बड़ी कंपनियां जो क्रिकेट के द्वारा करोड़ों रुपए कमाती हैं और सरकार को करोड़ों टैक्स पे करती हैं, वो टैक्स आना बंद हो जाएगा। साथ ही एक और बड़ा रीजन है, वो है ब्लैक मनी। अब बैटिंग में आप कहेंगे कि ब्लैक मनी इसलिए है क्योंकि बैटिंग इलीगल है और लीगल होने पर सब बाइट हो जाएगा, पर इसके पीछे डार्क रियलिटी कुछ और ही है। वो सारे लोग इस बैटिंग माफिया को जो कंट्रोल करते हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि उनका पैसा वाइट हो जाए। इकोनॉमी में जो भी पैसा होता है उसकी एक डिजिटल ट्रैक बनता है, यानी वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उन सभी का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन बैटिंग के द्वारा कमाए गए पैसे ड्रग्स, टेररिज्म, नकली करेंसी छापना, आर्म्स डीलिंग और पॉलिटिकल पार्टियों को फंड किया जाता है। तो ये सारा पैसा जो खराब कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये सब बाइट हो गया तो इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यही सबसे बड़ा सच है बैटिंग को लीगल ना करने का। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।